Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 7th of June 2024. So first of all, we are talking about turmeric production. We can see in the picture also, the agricultural workers are working on a farmland for the turmeric cultivation. तो टर्मरिक कल्टीवेशन की बात करते हैं तो टर्मरिक जो है वो ज्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही ग्रो किया जाता है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। ये साउथ एशिया में हम बोल सकते हैं कि मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर है। टेम्परेचर ट्रॉपिकल कंट्रीज में उगाया जाता है तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए एंड पीएच लेवल इसका 4 से 7 के बीच में होना चाहिए। सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर में हाई होना चाहिए, तभी आप टर्मरिक कल्टीवेशन को सपोर्ट कर पाओगे। बेनिफिट्स की बात करते हैं टर्मरिक की, तो बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इसमें। सबसे पहले तो सरक्यूमिन, जो कि जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि टर्मरिक का येलो कलर भी होता है। एंड इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह भी ये काम करता है। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इंडिया में टर्मरिक के मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। तो ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो 75% ऑफ द टर्मरिक प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इंडिया। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। जो कि बात करता है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने की, क्वालिटी को इंक्रीज करने की, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसकी वजह से हम जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। देन कोलैबोरेशन भी किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड ने विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ताकि टर्मरिक का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जैसे आयुर्वेदा उसके यूज को हम प्रमोट कर पाए। देन नेक्स्ट, हाउ दिल्ली गेट्स इट्स वाटर। So Delhi is also facing a water crisis, water scarcity. उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। यहाँ पे अगर पहले बात करते हैं तो जैसा कि दिखाया जा रहा है 137 का सेक्स ऑफ वाटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हिमाचल प्रदेश को एंड हरियाणा के साथ भी, कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के लिए दिल्ली को वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। तो अगर बात करते हैं कि वाटर आता कहाँ से है दिल्ली के अंदर एंड वाटर स्ट्रेस कैसे क्रिएट हो रहा है, तो दिल्ली जो है वो 3 सोर्सेस से ज्यादातर वाटर मिलता है, यमुना, एक रवि, ब्यास और एक गंगा रिवर से। तो जो गंगा रिवर है, अपर गंगा कैनाल है यूपी के अंदर, एंड जो दिल्ली है इट रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 470 कसेक्स ऑफ वाटर पर डे। इसके अलावा दो चैनल्स हैं, दैट इज मुनाक में और दिल्ली सब ब्रांच कैनल, जो कि एंटर करती है दिल्ली को फ्रॉम हरियाणा एंड सप्लाई करती है वाटर। वाटर जो कि आता है यमुना से, रवि और ब्यास रिवर से। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड जो है वो वाटर डायरेक्टली लेता है खुद भी यमुना के अंदर से एंड उसको प्योरीफाई करता है एंड देन सप्लाई करता है ग्राउंड वाटर के साथ एंड ट्यूबवेल से जो पानी लिया होता है उसने उसके साथ। तो 3 सोर्सेज हैं, एक तो गंगा से अपर गंगा कैनाल हो गया यूपी के थ्रू आता है। इसके अलावा मुनाक और दिल्ली सब ब्रांच कैनाल हो गया जो कि हरियाणा से आता है, यमुना, रवि और ब्यास रिवर का पानी यहाँ से आता है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड जो है वो खुद से भी ट्रीट करता है पानी यमुना का, एंड जो ग्राउंड वाटर दिल्ली जल बोर्ड ने इंपोर्ट किया होता है उसको बेसिकली वो इसके साथ सप्लाई करता है। तो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है 2019, तो 5 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट सिटीज दे आर अंडर वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, जिसमें दिल्ली जो है वो सेकंड लिस्ट पे ही है। एंड रिसेंटली वी आल्सो टॉक्ड अबाउट बेंगलुरु वाटर क्राइसिस,
तो हम देख रहे हैं कि जो वाटर स्ट्रेस है विद क्लाइमेट चेंज इट इज बिकमिंग मोर सीवियर। रीजंस क्या है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर रीजन सबसे पहला है देयर इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इसके अलावा वाटर सोर्सेज जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, जो कि डिस्टेंस पे नहीं है बट डिस्टेंस पे ना होने के बाद भी वो हाईली पॉल्यूटेड है। जैसे कि हाई अमोनिया लेवल है 2.5 ppm से भी ज्यादा यमुना के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है, जो कंट्रीब्यूट किया जाता है टू दी वेस्ट पुअर वेस्ट सप्लाई इन ऑल द पार्ट्स ऑफ दिल्ली। इसके अलावा बहुत सारे ड्रेन्स है, रिवुलेट्स हैं जो डायरेक्टली अपना टॉक्सिक वेस्ट जो है वो यमुना रिवर के अंदर ड्रेन कर देते हैं, जो कि दिल्ली के क्लीन वाटर सप्लाई को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दिल्ली स्टेट एक्शन प्लान ने जो ड्राफ्ट किया था उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 2.75 ट्रिलियन रुपीस का इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा बाय 2050 टू दिल्ली जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इराटिक प्रेसिपिटेशन है, पैटर्न्स अनइवन है, राइजिंग टेम्परेचर है, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट है साथ में। तो सेंट्रल वाटर कमिश्नर उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो इन जो 3 बैरेजेस हैं वजीराबाद, आईटी और ओखला, वहां पे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं 3 स्टेट्स के बीच में, दैट इज दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो सेंट्रल वाटर कमीशन उसका इंपॉर्टेंट रोल है। देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे इश्यूज को हम प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व करें, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है हरियाणा और दिल्ली के बीच में, जिसमें यमुना के पानी के एलोकेशन को लेके हमेशा मुद्दा उठा रहता है। देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी, जैसे कि इस आर्टिकल में दिखाया भी जा रहा है कि नॉर्थ दिल्ली का जो वजीराबाद है इट वाज फंक्शनिंग बिलो इट्स कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि यमुना में इनफ पानी ही नहीं था, तो रेनफॉल से डेफिसिट। तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो वजीराबाद रिजर्वॉयर से हम बोल सकते हैं कि पानी अभी उठा रहे हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? डायरेक्टली वाटर बॉर्न डिजीजेस का चैलेंज आ जाता है, कॉलेरा जैसी डिजीजेस, जो कि अगर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं है पब्लिक टॉयलेट्स में, अगर वाटर इनसफिशिएंट सप्लाई है वाटर का, तो कॉलेरा जैसी डिजीजेस का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डायरेक्टली सारे हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, सारे सेक्टर्स डायरेक्टली वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से इम्पैक्ट होंगे, जिसमें पुअर हाइजीन और सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स उठेंगे। प्रोडक्टिविटी जो है स्कूल्स की और इकोनॉमिक वेलबींग है, सब पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। तो कर क्या सकते हैं वाटर स्कार्सिटी के लिए? क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले कि जो एनजीटी है, जैसे कि एनजीटी ने और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं उनको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, ताकि जो डायरेक्ट वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है यमुना के अंदर उसको रोका जा सके। वाटर राशनिंग स्ट्रैटेजीज को लगाना चाहिए गर्मियों के मंथ में, जो कि ज्यादा वल्नरेबल होता है। जैसा अभी हमने देखा कि टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग है, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, साथ में वाटर स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर राशनिंग स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा वाटर मिसयूज जहाँ पे हो रहा है तो डेटरेंस के लिए हम फाइन लगा रहे हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड ने 2000 रुपीज का फाइन लगाया है अगर कोई भी वाटर वेस्ट करते हुए मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स और फील्ड सेंसर्स, जैसे दिल्ली जल बोर्ड ने हिटाची इंडिया के साथ कॉपरेशन में मिलके पीतमपुरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर टेक्नोलॉजी का रोल, टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जैसे फील्ड सेंसर लगाए हैं एंड स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, स्मार्ट वाटर मीटर्स। तो ऐसे ही रिमोट और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड जो है ऑल ओवर दिल्ली ये मेजर्स ले सकता है। एंड रेन हार्वेस्टिंग, हर सोसाइटल लेवल पे हम प्रमोट कर सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग को, जिसका पोटेंशियल की यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो 907 बिलियन लीटर्स एनुअल बेसिस पे पोटेंशियल है अगर दिल्ली रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से करेगा तो। एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए हम सोसाइटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चों को भी अवेयर कर सकते हैं कि कैसे आप इफेक्टिव यूज करें पानी का।
एंड वाटर वेस्टेज को हम कम कर पाए। तो आर्टिकल 262 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम बोल सकते हैं कि डील करता है विद द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। So this was the case study of Delhi regarding the water scarcity. The next is expired fire extinguishers, unqualified doctors, no registration. तो हॉस्पिटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्लिनिक्स जो होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स जैसे होते हैं, उनकी बात हो रही है। टोटल 62 नर्सिंग होम्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि आइडेंटिफाई किया गया एंड इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें से 40 क्लिनिक्स जो हैं उनके पास वो क्लिनिक्स जो हैं वो सारे नॉर्म्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे। जैसे कि किसी के पास फायर सेफ्टी नहीं है, किसी के पास तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं था। तो फायर इंसिडेंट्स हमने अभी देखा दिल्ली में, हॉस्पिटल के अंदर भी, राजकोट में जो अम्यूजमेंट पार्क था वहां पे भी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स दिल्ली के अंदर भी, कंजेस्टेड एरियाज में भी बहुत सारे कर रहे होते हैं वर्क, उनको कैसे हम रेगुलेट करें। तो एंटी करप्शन ब्रांच जो है दिल्ली का, वो यहाँ पे एक्टिवली वर्क कर रहा है, जिसमें 40 प्राइवेट नर्सिंग होम्स जो थे, दे लैक मैंडेटरी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, दे हैव नो फायर एग्जिट्स, their fire extinguishers have expired and they are being run by unqualified doctors. तो मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम्स के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि इसके साथ इशू भी आता है हमारा, जैसे कि अनक्वालिफाइड बैम्स, मतलब अनक्वालिफाइड बैचलर्स, अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो कि वर्क कर रहे हैं एज डॉक्टर्स या फिर आयुर्वेदा की साइड में विदाउट द बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन डिग्री, या फिर लेस क्वालिफाइड हैं देन द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी। एंड जब इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर नहीं होता है तो ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑडिट्स करने हमें चाहिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऐसे सरप्राइज विजिट्स होने चाहिए, सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये कुछ मैंडेटरी चीजें हैं। अगर आप बेबी नर्सरी भी रन कर रहे हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, फायर एनओसी होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए बिल्डिंग के अंदर, फायर एग्जिट का प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, विंडो टू डोर रेशियो जैसा कि बिल्डिंग कोड के अंदर भी बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा बालकनीज का होना इंपॉर्टेंट है एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन का होना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि समर्स के टाइम पे हम देखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से ही मेजर फायर इंसिडेंट्स होते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। तो एक और इशू है कि दे आर रनिंग मोर बेड्स देन सैंक्शनड, मतलब इतने बेड्स उनके पास हैं भी नहीं है, इतने बेड्स अलाउड भी नहीं है उनको रखना जितना वो यूज कर रहे हैं। The next is digital competition law which may hit how you Google. तो डिजिटल कंपटीशन लॉ ड्राफ्ट जो आया है, ये बात कर रहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जो है उसको प्रिवेंट करने की, एंड जो इंटरमिक्सिंग होती है एंड क्रॉस यूज होता है ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस यूजर डेटा डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अक्रॉस विदाउट उनके कंसेंट, उसको बंद करने की ये बात कर रहा है। तो दी गूगल एंड बिग टेक्स, डिफरेंट बिग टेक्स, उनके जो इंजन सर्च इंजन हैं, दे माइट ऑल्सो हैव टू स्टॉप द सर्फेसिंग स्पॉन्सर्ड लिंक्स प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए। जो बिल है वो प्रपोज करता है प्रोहिबिट सेल्फ प्रेफरेंसिंग, कि सेल्फ प्रेफरेंसिंग आप ना करें, मतलब गिविंग प्रेफरेंस टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओन प्रोडक्ट और सर्विस टू दोज रिलेटेड पार्टीज और थर्ड पार्टी जिसके साथ आपका अरेंजमेंट है ही नहीं, उनको आप अपनी पर्सनल डिटेल देना अवॉइड करें। तो बिग टेक फर्म जैसे गूगल है, मेटा है, इनके रेगुलेशन के बारे में ये कॉम्पिटिटिव बिल बात करता है।
कॉम्पिटिटिव एक्ट जो थी 2002 में, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के साथ डील कर रही थी, तो वो हम बोल सकते हैं कि आउटडेटेड हो चुकी थी, इसलिए हम नया बिल लेके आए हैं। तो नेटवर्क इफेक्ट्स मतलब बिग टेक कंपनीज जो है उनका नेटवर्क इफेक्ट कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, यूजर बेस उनका काफी बड़ा होता जा रहा है, मार्केट पोजीशन बड़ी होती जा रही है, जिसके साथ साथ नए कॉम्पिटिटर्स जो हैं ओवरकम उनको कर रहे हैं। तो डिजिटल कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए डिजिटल कंपटीशन के रेगुलेशन भी जरूरी हो जाता है। तो कमिटी ऑन डिजिटल कमीशन कंपटीशन लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर 16 मेंबर्स हैं, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड ये एग्जामिन कर रहे थे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्ट ऑफ 2002 जो है, एंड जो रूल्स उसके अंदर हैं क्या वो इक्विप्ड भी हैं चैलेंजेस को, आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। यहाँ पे यही बात हो रही है कि 759 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि ये बिल प्रपोज कर रहा है। यूजर बेस कंपनीज विथ 10 मिलियन एंड यूजर्स और 10,000 बिजनेस यूजर्स इन इंडिया। तो डिजिटल फॉर्म्स above a specified financial threshold with specified user base और once CCI believes are significant, उन सबको ये बिल कवर कर रहा है। नेटवर्क इफेक्ट allows a product or service or a service engine to gradually become more accurate। तो नेटवर्क इफेक्ट की हेल्प से हम और एक्यूरेट बनाने की और प्रिडिक्टेबल बनाने की बात कर रहे हैं। एंड और एक्यूरेट और प्रिडिक्टेबल बनाने से क्या होता है कि और यूजर्स वो प्लेटफॉर्म अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप हर यूजर के नीड को केटर कर पा रहे हो एंड उनके अकॉर्डिंगली आप सर्च रिजल्ट्स दे पा रहे हो। देन हाउ रूरल एंड अर्बन इंडिया वोटेड। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंसर्न से हम बात कर सकते हैं कि बीजेपी और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात हो रही है, बट फॉर आवर एग्जामिनेशन हम बात कर सकते हैं कि जो वोटर टर्नआउट है वो इंक्रीज हुआ है। विमेन जो है, विमेन वोटर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है मेल से भी ज्यादा। इसके अलावा हम कई बार केसेस में देखते हैं कि वोटर टर्नआउट जो है उसमें कई स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है, जैसे कि असम जो है, पिछले इलेक्शन में हमें वहां पे डिक्लाइन देखने को मिला था, दैट इज 85.3% डिक्लाइन, बट इस बार हमने देखा 74.6% डिक्लाइन था। तो क्वेश्चन रेज करता है कि वोटर की एंगेजमेंट कम क्यों है, तो कैसे आप इंक्रीज करोगे इस वोटर वोटर टर्न ओवर को। तो ट्रांसपेरेंसी और अगर होगी हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में, जैसे कि फॉर्म 17C जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी शेयरिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो भी हम बोल सकते हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा वोटर एपेथी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए स्वीप नाम का प्रोग्राम ईसीआई ने लॉन्च किया था, दैट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें हम देखते हैं कि हर टाइप के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कम्युनिटी कम्युनिटी जाके एसएचजीज और एनजीओज के थ्रू हो, ईसीआई जो है उसने प्रमोट किया है एंड एडुकेट किया है वोटर्स को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। इसके अलावा टिप, दैट इज टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसको अंडरटेक किया गया है ताकि लो टर्न आउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनको टारगेट किया जा सके, वहां पे एजुकेशन और अच्छे से फैलाई जा सके। इसके अलावा हम बोल सकते हैं हमने चैलेंजेस देखे थे हीट वेव जैसे, कि जो वोटिंग होती है हीट वेव के मंथ्स में होती है, तो हम आईएमडी के साथ कोलैबोरेट करके, एनडीएमए के साथ कोलैबोरेट करके बोल सकते हैं कि हीट वेव्स और ह्यूमिडिटी को अवॉइड करने के लिए किसी और टाइम पे वोटिंग रखते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फैसिलिटीज को एनहांस किया है पोलिंग स्टेशंस पे, जिसमें शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, फैन होता है और रिफ्रेशिंग ड्रिंक दी जाती है।
जो कि हेल्प हमें बेसिकली कर रहा है अपने वोटर टर्नओवर को बढ़ाने में। तो अर्बन एम्पैथी एपैथी वोटर एपैथी मतलब जो लोग हैं उनको डिसइंटरेस्ट है, लैक ऑफ एंगेजमेंट है वोटिंग प्रोसीजर में, जिसकी वजह से लो वोटर टर्नआउट होता है या तो अर्बन एरिया में या तो किसी स्पेसिफाइड रूरल एरिया में। तो उसको हम बोलते हैं वोटर एपैथी। वोटर लिस्ट में इश्यूज हैं कि अपनी वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, अवेयरनेस कम है, क्लाइमेट चेंज और हीट वेव की वजह से नहीं जाते हैं समर टाइम में बाहर, उसको एज अ हॉलीडे मानते हैं एंड बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से, जिसके लिए ईसीआई ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेशन और एजुकेशन में काम किया है स्वीप और टिप जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू। देन नेक्स्ट इज हेल्थ रेगुलेशन। हेल्थ रेगुलेशन नीड्स अ बेस टू टॉप अप्रोच। तो यहाँ पे हम बात करें कि हेल्थ रेगुलेशन क्रिटिकल है। सबसे पहले पहले भी हमने बात की थी हेल्थ रेगुलेशन के बारे में इंडिया के अंदर कि यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इनको अनरियलिस्टिक कंसिडर किया जा रहा है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ छोटे अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो इनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। डाइवर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स भी हैं और स्मॉल नर्सिंग होम्स भी हैं। इसके साथ लार्ज कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को केटर करते हैं। तो डोमिनेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का देखा जाता है, वो आता है दैट इज 70% ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज, 50% ऑफ इन पेशेंट सर्विसेज, जो कि इंडिकेट करता है रिलायंस ऑन द प्राइवेट फैसिलिटीज फॉर हेल्थ केयर इन इंडियन पॉपुलेशन। तो चैलेंजेस उसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं, रेगुलेटरी डिस्पैरिटीज आ जाती है। मतलब ओवरली जीललेस रेगुलेशन जो है प्राइवेट फैसिलिटीज की, वेल गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करती हैं, वो क्रिएट होती है। अनइवन एनफोर्समेंट होता है रेगुलेशन का प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के बीच में। अप्रूवल में डिले होता है, जैसे कि कोई भी प्रोसेस है प्राइवेट फैसिलिटी के लिए, ऑपरेशनल डिले हो रहा है या फाइनेंशियली स्ट्रेन वहां पे लगा हुआ है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड है कोई भी एप्लीकेशन को रिन्यू करवाने के लिए। तो कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी भी, स्मॉल क्लिनिक्स जो होते हैं, सिंगल डॉक्टर नर्सिंग होम जो होते हैं, उनके लिए कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी दोनों ही फैसिलिटीज हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है, हाई कॉस्ट होता है कंप्लायंस का इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ। तो अफोर्डेबल केयर, इक्वल अफोर्डेबल केयर, उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड उसकी क्वालिटी दोनों ही मेंटेन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशियल अप्रोच का यूज करना जरूरी है, जैसे कि स्मॉल क्लिनिक है और जो नर्सिंग होम है, दे शुड नॉट बी हेल्ड ऑन द सेम स्टैंडर्ड्स जिन स्टैंडर्ड्स पे हम लार्ज हॉस्पिटल्स को अकाउंटेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट और इंस्पेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे पता चलेगा हमें कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, फंडिंग जो है उससे भी हेल्प मिलती है, जो छोटी फैसिलिटीज हैं, छोटे लेवल पे क्लिनिक्स हैं। एंड ऑल्सो स्मॉल प्रोवाइडर्स जैसे कि सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है या फिर स्मॉल नर्सिंग होम है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मिडिल इनकम और लो इनकम पॉपुलेशन के लिए, जिनको फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हेल्थ केयर यही क्लिनिक्स और नर्सिंग होम होते हैं इन पॉपुलेशन सेगमेंट्स के लिए। सो प्राइमरी केयर गिवर्स पे फोकस करना जरूरी है, जैसे कि सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हो गया या छोटे नर्सिंग होम हो गए, जो कि इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, कॉस्ट भी लो होती है इनकी, अफोर्डेबल भी होते हैं मिडिल इनकम और लो इनकम पॉपुलेशन के लिए। तो प्राइमरी केयर फाउंडेशन, जिससे कि हम टर्चरी और सेकेंडरी जो केयर फैसिलिटीज हैं बेसिकली उनके ऊपर बर्डन को कम करने की बात करते हैं। पीपल सेंट्रिक, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए हेल्थ केयर सर्विसेज को, उसकी बात की जाती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर। तो सिंपल, फेयर और कोलैबोरेटिव रेगुलेटरी प्रोसीजर होना चाहिए हमारा, तभी हम हेल्थ केयर सेक्टर को बेस टू टॉप अप्रोच की तरफ लेके जा सकेंगे।
देन इंडिया एंड ईयू एफटीए टॉक्स रिज्यूम। तो यहाँ पे बात हो रही है ईयू की। ईयू नेशन जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करते हैं ऑफ 10 to 12%। तो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है जिसके टॉक्स अभी रिज्यूम होंगे। कुछ स्टिकी इश्यूज को उठाया जाएगा जैसे कि कार्बन टैक्स, डिफरेंट सर्विसेज। इंडिया डिमांड कर रहा है फॉर ईयू टू रिलैक्स द रूल्स ऑन मैक्सिमम लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू दैट विल बी अलाउड इन द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो कुछ चैलेंजेस हैं जिसपे जैसे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है। इंडियन नेगोशिएटर्स बात करें इस चीज के ऊपर, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो हिंडर करते हैं कुछ सेक्टर्स को डायरेक्टली, जैसे कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हो गया, फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन सबको। तो मैक्सिमम रेसिड्यूल लेवल MRL रूल is the highest level of pesticide residue which will be legally tolerated in the food or feed when the pesticides are applied correctly. तो मैक्सिमम लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू विच विल बी लीगली टॉलरेटेड उसको हम MRL बोलते हैं। NFTAs में हमने बात भी की थी कि इंडिया को एक्सपर्ट्स का इंटीग्रेशन करके, डिप्लोमैट्स का इंटीग्रेशन और करके इंश्योर करना चाहिए कि जो FTA टॉक्स हैं उसमें नेशनल इंटरेस्ट को एक अपर हैंड मिल पाए, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट रीजन से बट सभी रीजन से जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको हम ऊपर रख पाए। तो इंडिया जो है इट हैज स्कोप फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ऑफ $500 billion बाय 2030। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टोटलिंग बाय 2030 ऑफ $500 billion। इतना बड़ा क्लीन एनर्जी वैल्यू चेन बनाने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन हमें करना है। कॉमर्स कॉमर्स सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IPEF दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम सिंगापुर में अरेंज किया गया है। इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय US और पार्टनर कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो टुगेदर दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट एंड 28% ऑफ द ट्रेड। तो 4 पिलर के ऊपर फ्रेमवर्क बनाया गया है दैट इज ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। तो ये जो ब्लॉक है इसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया है, सारे पिलर्स को जस्ट एक्सेप्ट दी ट्रेड। तो सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी को इंडिया ने ज्वाइन किया है, ट्रेड को ज्वाइन नहीं किया है। Then next, as Shehbaz visits China, the hope and unfulfilled promise of CPEC। तो प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वो चाइना पे विजिट पे हैं एंड सेकेंड फेज में स्टार्ट करने की बात की जा रही है CPEC को, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर एंड $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इसको पार्ट बनाया गया था एंड एक्सपैंड करने की बात की गई थी चाइना के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अराउंड 100 कंट्रीज। फैसिलिटेट करेगा डायरेक्टली पावर प्लांट को, रोड्स को, रेल नेटवर्क देगा। डीप सी पोर्ट ग्वादर जो है चाइना इन पाकिस्तान के अंदर उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना को हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इंडियन ओशन के अंदर थ्रू हाईवेज विच इज रनिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो POK वाला पार्ट है हमारा उसमें से CPEC कॉरिडोर जो है वो पास बाय कर रहा है, जो कि एक हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन उठ जाता है। तो पहला फेज की बात की जा रही है CPEC, उसने फोकस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। डेटा दिखाते कि 21 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स थे जिसमें से 14 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं। तो ओनली 4 ऑफ द 9 proposed स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव सीन एनी प्रोग्रेस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हुई थी अराउंड दी
इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइनीज गवर्नमेंट के भी कंसर्न्स यहाँ पे उठे हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस जो है वो धीरे हो गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दैट इज करप्शन एंड रेड टेप इन पाकिस्तान। पुअर सिक्योरिटी सिचुएशन है, जैसे कि बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, जहाँ पे ग्वादर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट ने वायलेंस भी ट्रिगर किया था, जिसमें टेंस ऑफ चाइनीज नेशनल्स वर किल्ड टेररिस्ट अटैक के अंदर इन 2018। तो ये कुछ हिंड्रेंस है जो कि चाइना फेस कर रहा है वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट हैज नॉट जनरली generated any quality jobs for locals and peoples and has failed to bring any economic dividend। तो जॉब्स भी नहीं लेके आ रहा है ये वहां के लोकल लोगों के लिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है रिवाइवल ऑफ सीपीईसी, बट चाइना जो है वो उसके ऊपर वीक स्टेटमेंट दे रहा है जिन इश्यूज को वो फेस कर रहा है। रिसेंट ईयर्स में दे हैड क्लोज हाई लेवल एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को और भी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रमोट किया गया। तो द ग्रेट सीपीईसी मिराज उसको बोला जा रहा है। आईएमएफ जो है उन्होंने एग्री किया था 1.1 बिलियन ट्रांच देने का ऑफ इट्स $3 बिलियन बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। तो जो गवर्नमेंट है वो नेगोशिएट कर रही है फॉर अ फ्रेश पैकेज ऑफ $6 to $8 बिलियन, जिसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग डेट ऑब्लिगेशंस भी हैं, स्पेशली टू चाइना, जिसमें चाइना जो है वो लीडिंग है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड होप है फॉर सीपीईसी। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा हो जाता है सीपीईसी, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्रॉस बाय करता है, इंडिया उसको स्ट्रिक्टली अपोज करता है। The next is India-Norway cooperation that will witness many-fold increases। तो दोनों कंट्रीज हैं, और भी हम बोल सकते हैं कि कॉपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है। यूरोपियन एफटीए, फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक जो है एफ्टा, उसको साइन करने की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें 4 नेशन पार्ट है, नॉर्वे भी उसमें से एक है। इंडिया का पहला ट्रेड ट्रीटी होगा ऐसे इन्वेस्टमेंट में, जो कि कमिट करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जा सके इंडिया के अंदर एंड एफ्टा कंट्रीज के अंदर। मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, एंड नॉर्वे जो है उसमें कंसिडरेबली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नॉर्वे और इंडिया की बात करते हैं तो 3 सेक्टर्स पे ये दोनों कंट्रीज फोकस करेंगे। दैट इज, जो एम्बेसडर है नॉर्वे के, उन्होंने जैसा बोला है, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम और सर्कुलर इकोनॉमी। तो कॉन्फ्रेंस में सभी स्टेक होल्डर्स, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को लेके आया जाएगा एंड आगे बातचीत को बढ़ाया जाएगा। Then next, Israel's victory in 1967 war was a watershed movement for the region, transforming its geography and power equation। तो 57 years हो चुके हैं 6 डे वॉर को, अभी अगर बात करें तो। एंड जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसराइल और अरब नेबर्स के बीच में बेसिकली हुआ था। तो intense conflict था which has shaped the course of history in the Middle East region। मैप को ऑल्टर किया, पावर डायनामिक्स को चेंज किया, एंड रिलेशंस जो थे दूसरे कंट्रीज के बीच में उसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। तो 1967 में इसराइल और अरब स्टेट्स जैसे कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के बीच में ये हुआ था, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसराइल का इमर्जेंस हुआ एज ए सिग्निफिकेंट पावर पूरे उस एरिया के अंदर, एंड शॉक द अरब वर्ल्ड उनकी डिफीट की वजह से। तो 6 डे वॉर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक पॉलिटिकल टेंशंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में देखे जाते हैं अरब स्टेट्स और इसराइल के बीच में। जो रूट्स हैं वॉर की, दे स्टार्ट
विद द वेरी क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948, जहाँ पे पहला अरब इजरायली वॉर हुआ था, एंड ऑल्सो इट क्रिएटेड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस। तो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट जो है 1956 में स्विस क्राइसिस के ऊपर इरप्ट हुआ, जब नेशनलाइजेशन हुआ स्विस कनाल का बाय द इजिप्टियन प्रेसिडेंट गमाल अबेल नसीर। तो 6 डे वॉर जो है इट कैन बी सीन एज अ कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप, जिससे कि जियो पॉलिटिकल रिफ्ट बेसिकली अभी भी देखा जाता है मिडल ईस्ट के अंदर। कुछ डायरेक्ट रीजंस और भी थे। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए थे सीरियन बैक्ड पैलेस्टीन गोरेला से अगेंस्ट द इजरायलियन डिफेंस फोर्सेस 1960s के अंदर। इसराइल और सीरिया का जो एयर और आर्टिलरी एंगेजमेंट है वो था 1967 में। जो ट्रूप्स थे इजिप्ट के द्वारा भेजे गए थे टुवर्ड्स द सिनाई पेनिनसुला, एंड जो सोवियत यूनियन था बेसिकली उसका भी यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट में रोल आ जाता है, जिसने हेल्प की थी। एंड फुल स्केल इन्वेजन इसराइल के द्वारा नियर द बॉर्डर ऑफ सीरिया वो किया गया था। तो यूएसएसआर का सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड सीरियन आर्मीज में इम्पोर्टेंट था। इजिप्ट तो जो था उसने बैन कर दिया था इजरायली शिप्स को कि वो स्टेट ऑफ तिरान जो सी पैसेज है रेड सी और रेड ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में, वहां पे बैन कर दिया था 1967 में। इन्हीं सारे इवेंट्स की वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स जो है उन्होंने ऑपरेशन फोकस को स्टार्ट किया, जिसमें हवा में अटैक कर एरियल अटैक करने की उन्होंने एरियल अटैक करना स्टार्ट किया इजिप्ट के ऊपर, जिसकी वजह से 6 डे वॉर जो है वो हम बोल सकते हैं उसकी ऑफिशियली बिगिनिंग हुई। बाद में वॉर की बात करते हैं तो वॉर को यूएन ने ब्रोकर किया सीज फायर के लिए, जो कि सिग्निफिकेंट था, एंड उसने बोलते हैं कि ऑल्टर कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट के जियो पॉलिटिकल टेंशन को, पावर को। कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसराइल जो था उसने सीज कर लिया सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप वाला एरिया फ्रॉम द इजिप्ट, एंड वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम जॉर्डन, और गोलन हाइट्स उसने सीज कर लिया फ्रॉम सीरिया। तो पूरे अरब वर्ल्ड की कैपेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो नो पीस, नो रेगुलेशन, नो रिकॉग्निशन एंड नो नेगोशिएशन, इस रेजोल्यूशन को साइन किया गया अरब वर्ल्ड के द्वारा व्हेन दे मेट इन सूडान इन 1965 अगस्त। तो योम किपुर वॉर 1973 में इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे अरब स्टेट्स। उन्होंने लॉन्च किया फोर्थ मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल। इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को जब कैप्चर किया तो उसने और भी ज्यादा वर्सन कर दिया पैलेस्टीनियन रिफ्यूज क्राइसिस को, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल और वायलेंस जो है पूरे रीजन में वो बढ़ता गया। तो जो जो भी लैंड इसराइल ने सीज किया था 6 डे वॉर के अंदर, वो बेसिकली एक सेंटर बनता गया अरब और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें इसराइल ने बेसिकली बोल सकते कि जो सिनाई पेनिनसुला था उसको रिटर्न कर दिया था इजिप्ट को 1982 में, एंड विड्रू फ्रॉम गाजा इन 2005। एंड जो स्टेटस है गोलन हाइट्स का एंड वेस्ट बैंक का वो कंटिन्यू इट इवन नाउ कंटिन्यूज टू स्टम्बल दी पीस नेगोशिएशंस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है हम बोल सकते हैं कि पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को उसने शेप किया है, एंड अभी भी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है यूएस ईरान के बीच में एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वो बेसिकली उसके हार्ट पे है ये 6 डे वॉर, एंड अभी तक अनरिजॉल्व है। सो नेक्स्ट इज विल अंडरस्टैंडिंग कैंसर बिकम अ डेटा बिकम अ डेटा प्रॉब्लम। तो कैंसर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स डिजीज है, जिसमें काफी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं रिसर्चर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, क्लिनिशियंस के लिए भी। तो कैंसर बायोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है। डिजीज जो है कैंसर की, ये मेजर हेल्थ बर्डन क्रिएट करती है, मिलियंस ऑफ डेथ होती हैं हर साल इसकी वजह से। तो डेटा और रैपिड एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में जो हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंसर के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इशू हो रहा है डेटा को लेके।
कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी एडवांस होती जा रही है, जैसे कि जिनोमिक्स हो गया, प्रोटेनोमिक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ये इमेजिंग टाइप आते जा रहा है, जिसकी वजह से डेटा का एक्सप्लोजन हो गया है कैंसर को लेके। जैसे कि डेटा जेनेटिक सीक्वेंसेस को लेके, जीन एक्सप्रेशन को लेके, प्रोटीन अबंडेंस मेजर्स, मेडिकल इमेजेस या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो बहुत बड़े वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बढ़ता जा रहा है, जो कि रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस के लिए ही एक चैलेंज बन जा रहा है। अपॉर्चुनिटी भी है बट एक चैलेंज भी है। तो जो डेटा है वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। चैलेंजेस क्या है डेटा एनालिसिस में, कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है कैंसर डेटा रिक्वायर एडवांस्ड कंप्यूटेशनल टूल्स एंड एक्सपर्टीज। तो इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट जो है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। डेटा जो है वो नॉइसी है, एरर है, उसमें इनकम्प्लीट है, हेट्रोजेनस है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो कि मुश्किल बना देता है डेटा एनालिसिस करना, इंटीग्रेट करना और उसको एनालाइज करना। एआई और एमएल जो है उनका यूज बढ़ता जा रहा है, जिससे कि डेटा जो है कैंसर से रिलेटेड उसको एनालाइज किया जाता है। एआई एल्गोरिदम्स जो है उनको यूज किया जाता है कि कोरिलेशन बनाया जा सके इतने बड़े डेटाबेस के अंदर। एमएल जो है उसके एल्गोरिदम को यूज किया जाता है ताकि प्रिडिक्टिव मॉडल बना सकें कि जो कैंसर ग्रोथ है, प्रोग्रेशन है, आगे आने वाले टाइम में कैसे होगा, किसको इम्पैक्ट करेगा, डेटा के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट करते हो। तो डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कैंसर रिसर्च के अंदर। शेयरिंग ऑफ डेटा जो है वो कुछ कंसर्न्स भी उठाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगी कि नहीं, डेटा प्राइवेसी मेंटेन हो पाएगी कि नहीं। तो बात हम यहाँ पे यही करते हैं कि कैंसर जो है वो डेटा प्रॉब्लम बनते जा रहा है अब। तो डेटा बहुत बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, अनइवन है, इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से प्रिडिक्शन मॉडल हमारे उतना एक्यूरेटली काम नहीं कर पाते। तो रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस के लिए हम बोल सकते हैं कि उनको साथ में काम करना चाहिए ताकि नए टूल्स और टेक्निक्स को वो बना पाए, या एक स्टैंडर्ड जो है डेटा शेयरिंग और इंटरप्रिटेशन के लिए उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे सेट कर पाए, जिसकी वजह से प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों ही हम मेंटेन कर पाएंगे। Then next we're talking about major cause of inflammatory bowel disease that is discovered. तो IBD inflammatory bowel disease जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये इफेक्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 1 in every 10 people इन यूके। तो यूके की बेसिकली यहाँ पे हम केस स्टडी देख सकते हैं। जीन डेजर्ट, ऐसा एरिया ऑफ डीएनए दैट डजंट कोड फॉर प्रोटीन्स that is previously has been linked to IBD inflammatory bowel disease या फिर कोई और टाइप की ऑटोइम्यून डिजीज। तो इस एरिया में डीएनए जो है वो प्रोटीन कोड ही नहीं करता है। तो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज की बात करते हैं तो टिश्यूज जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर उनका बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है, माइल्ड इलनेस ही क्रिएट करता है, जैसे कि अल्सर है या क्रॉन्स डिसीज है, ये इसके टाइप होते हैं। कॉलन अल्सर, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज का। तो हम बोल सकते हैं कि इतना इतना पॉसिबल है कि इन्फ्लेमेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिम्टम्स को एड्रेस कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते हैं इसको भी। तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन का होना जरूरी है, सर्जरी जरूरी है, डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस जरूरी है ताकि हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर पाए और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर पाए। तो इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में डिफरेंट जो है वो है जीन डेजर्ट। तो जब प्रीवियसली आपको आईबीडी से आप सफर किए हैं या ऑटोइम्यून डिजीज से सफर किए हैं तो ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे जो डीएनए है वो प्रोटीन कोड ही नहीं करता है, तो जीन डेजर्ट। एंड रिसेंटली हमने बात की थी जंक डीएनए की भी। तो जीन डेजर्ट में एक इनहेंसर होता है, मतलब एक सेक्शन ऑफ डीएनए होता है जिसके आसपास ही जीन्स जो हैं दे आर एबल टू क्रैंक अप द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स दे मेक। तो पर्टिकुलर इनहेंसर होता है माइक्रोफेगस में एक्टिव होता है, मैक्रोफेगस में अ टाइप ऑफ इम्यून सेल जिसको हम आईबीडी के लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, दैट इज कॉल्ड ETS2।
तो एम ई के इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं जिनको बात कर रहे हैं, हम यूज कर सकते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए। तो इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे पाया गया है। तो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज कोई क्योर नहीं है, एंड अल्सर्स और कॉर्न डिजीज की टाइप्स हम इसमें देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये इम्पैक्ट करता है, एंड जीन डेजर्ट फॉर्म हो जाता है जब आप आईबीडी से सफर करते हैं प्रीवियसली, या फिर किसी ऑटो इम्यून डिजीज से। So that is important in this article. The next, India, HNW's wealth rise to $1,446 billion. तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट ऑफ रोज बाय 12.2%। तो जो मार्केट बोयंसी है वो इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर बाय $3.8 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो एपैक रीजन जिसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, दे रिकॉर्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मर्स, जिसमें वेल्थ ग्रोथ 12% हुई है इंडिया के अंदर, एंड वेल्थ ग्रोथ हुई है 7% इन ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया पैसिफिक जो है उसने एक्सपीरियंस किया है ओवरऑल 4.2% ऑफ HNWI। तो जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको इकोनॉमिक फ्रीडम देना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ना कि सिर्फ ये अप्रोच रखना कि वी शुड टैक्स द रिच पर्सन एंड वी शुड नॉट टैक्स द पुअरर सेक्शन। बल्कि जो पुअरर सेक्शन है उसको हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिल पाए, वो स्किल सेट मिल पाए ताकि वो आगे बढ़ पाए, एंड जो एजुकेशन है, बेसिक एमिनिटीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए। वो हम मेक श्योर करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के रेगुलेशन के थ्रू। Then in next, India must spend up to $385 billion for renewable energy goals. तो इंडिया जो है इट विल हैव टू इन्वेस्ट एज मच एज $385 बिलियन, जिसकी वजह से, जिसके द्वारा वो 500 गीगावाट्स का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का बाय 2030 उसको हम मिल पाए। इंडिया जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, एंड बात करता है कि एक्टिवली हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को रैंप अप करेंगे एंड सेटअप करेंगे 50 गीगावाट्स हर ईयर टू मीट दी 500 गीगावाट्स ऑफ टारगेट। 2022 में बात करते हैं तो 175 गीगावाट्स का टारगेट जो है इंडिया ने मिस कर दिया। तो इंडिया विल हैव टू स्पेंड $190 बिलियन टू $215 बिलियन अगर कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना है तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट बूस्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को। 43% जो पावर कैपेसिटी मिक्स है इन दी फिस्कल 2023 से लेके 24, उसको रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट कर रहा है इंडिया के बेस में। एंड हम बात कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड की जो फैसिलिटीज हैं, लैंड एक्विजिशन है, एंड ऑल्सो जो इंसेंटिव्स है उनका देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कि अडॉप्शन है सोलर पैनल्स लगाने का भी। तो उसके लिए भी जो इंसेंटिव है छोटे स्टेक होल्डर्स को, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने की बात करते हैं तो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होता है हमारे लिए, तो फाइनेंशियल बर्डन उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मास अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती रिन्यूएबल एनर्जी की। तो उधर इंसेंटिव्स देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ओवरऑल जैसे हम विलेजेस में भी देख रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, तो रूफटॉप सोलर एनर्जी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। So that is all for today. Thank you so much for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning. Thank you.